तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यांकाई को एक लीडर ने 3 सालों का वक्त दिया है बॉडी टेम्परिंग की 3rd लेवल पर पहुंचने के लिए। अगर वो ये नहीं कर पाया तो उसे सेट से बाहर निकाल दिया जाएगा। मगर एंशिएंट सीक्रेट बुक के एक्टिवेट होते ही यांकाई की पावर्स तेजी से बढ़ने लगी। साथ ही साथ उसने यांग एनर्जी को भी एक्टिवेट कर लिया था। मगर अब यांग फ्रूट को ग्रो करने के लिए उसे उसके सीड्स की जरूरत थी, जो कि यांकाई को उनके अपोनेंट सेक्ट यानी कि ब्लड बैटल के माइनिंग एरिया में मिल सकती है। और वहां जाने के लिए मियार उसकी मदद करने के लिए रेडी हो गई। अब आगे तो एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि मियार और यांकाई माइनिंग एरिया की तरफ रवाना हो चुके हैं। मियार तो अपनी खुशी में ही झूमते हुए आगे बढ़ रही थी कि तभी यांकाई उससे कहने लगा कि उस दिन मैंने तुमसे काफी ज्यादा रूडली बात की थी, प्लीज मुझे माफ कर देना। जिस पर मियार कहती है कि तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ, उल्टा मुझे तो काफी ज्यादा खुशी हुई। अब ये सुनकर यांकाई थोड़ा सा चौंक गया था। तो मियार उसे बताती है कि उस दिन शाओफिंग और टाओ ने अचानक से ही हम पर अटैक कर दिया और तुम एक बहादुर बंदे जैसे मेरे सामने आकर खड़े हो गए। तुम्हारा वो वाला बर्ताव काफी ज्यादा कूल था। जिस पर यांकाई कहने लगा कि अगर सच बताओ तो मुझे उस दिन क्या हुआ तो वो सही से याद ही नहीं। तो मियार उसे बताती है कि आज तक किसी ने मुझे प्रोटेक्ट नहीं किया था, मगर तुमने किया, और तुमने क्या जबरदस्त फाइट की उन लोगों के साथ। वाह, देख के ही मजा आ गया। जिस पर यांकाई कह रहा था कि तुम लड़कियों को कब क्या पसंद आई इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। वैसे भी मैं लड़कियों से ज्यादा ताल्लुक नहीं रखता, सिवाय तुम और तुम्हारी सिस्टर के। तुम दोनों ने मिलकर बारी बारी से मेरा फायदा उठाया है। यांकाई का ये मजाक सुनकर मियार चिढ़ने लगी। वो कह रही थी कि अगर मेरी सिस्टर यहाँ होती तो अभी तुम्हारी पिटाई लगा देती। जिस पर यांकाई कहते हैं, हाँ ये बात तो तुम सही बोल रही हो, तुम्हारी वो कातिल बहना बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। मेरे ख्याल से वो कल्टीवेशन की ट्रू युआन रन पर होगी। जिस पर मियार कहती कि हाँ वो तुमसे 1000 गुना ज्यादा पावरफुल है। जिसके बाद वो अचानक से यांकाई का हाथ पकड़कर बड़े ही प्यार से पूछने लगी कि तुमने उस दिन मेरी सिस्टर के बारे में कुछ कहा था कि उसका एक बट छोटा है और एक बड़ा, लेकिन मैं एकदम परफेक्ट हूँ। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है, और तुमने ये सब कब देखा? अब उसकी हवस से भरी हुई निगाहें देखकर यांकाई तुरंत ही उससे दूर हट गया। वो कह रहा था कि फिलहाल तो हमने उन यांग सीड्स पर ध्यान देना चाहिए। जिसके बाद वो मियार से उस माइनिंग एरिया के बारे में पूछ रहा था। तो मियार बताती है कि उस एरिया में यूनिक प्रॉपर्टीज है और इसी वजह से वहाँ पर ज्यादा लोग नहीं जाते, जो कि बहुत अच्छी बात है। दरअसल वो माइन यांग फ्लेम और इन फ्लेम इन दोनों को प्रोड्यूस करती है। देखा जाए तो ये पावर्स एक दूसरे के खिलाफ होती है, जैसे आग और पानी, मगर फिर भी इस माइन में वो एक ही वेन्स में एग्जिस्ट करते हैं। ये सुनकर यांकाई भी थोड़ा सा चौंक गया, क्योंकि जहाँ तक उसे पता है यिन यांग की पावर्स एक साथ आसानी से मर्ज नहीं होती। मियार उसे बता रही थी कि हमने उस माइनिंग एरिया से काफी सारा प्रॉफिट कमाया, जबकि कुछ लोग तो अभी भी वहाँ जाने से डरते हैं। जिस पर यांकाई कह रहा था कि तुम्हारी किस्मत तो काफी ज्यादा अच्छी है जो ऐसी खतरनाक माइन से प्रॉफिट कमा रही हो। तो मियार कहने लगी कि अगर तुमने किस्मत का जिक्र किया ही तो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, अगर आज तुम मुझसे मिलने नहीं आती तो शायद हमारी कभी मुलाकात नहीं होती। जिस पर यांकाई पूछने लगा कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, क्या तुम कहीं जाने वाली थी? जिस पर वो जवाब देते हुए कहने लगी कि उस दिन की फाइट से मुझे एक बात समझ आ गई थी कि मुझे जल्दी से पावरफुल बनना होगा, तभी जाकर मैं मेरे फादर को सपोर्ट कर पाऊंगी। और इसी वजह से मैं सेक्लूजन में जाकर कल्टीवेशन करने वाली थी। मगर देखो ना, खुशकिस्मती से आज ही हमारी मुलाकात हो गई। अब ये लोग माइनिंग एरिया में पहुँच जाते हैं। यांकाई कह रहा था कि ये एरिया तो काफी ज्यादा बड़ा है, पता नहीं तुम लोग इसे कैसे मैनेज करते हो। जिस पर मियार बताने लगी कि ग्रैंडपा लॉन्ग ही इसका ख्याल रखते हैं, वो बहुत अच्छे इंसान हैं और मेरे फादर के अच्छे दोस्त भी, मगर उनका ग्रैंडसन थोड़ा सा अजीब है। यांकाई उसे उस बंदे के बारे में पूछने लगा, लेकिन मियार उसे सारी बातें बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी। जिसके बाद ये लोग माइनिंग एरिया में पहुँच गए। यांग को वहाँ पर बहुत ही अजीब सी एनर्जी महसूस हो रही थी और उतने में वहाँ पर एल्डर लॉन्ग पहुँच जाते हैं, जिसका नाम था जाइशियान। उसे देखते ही यांकाई उन्हें ग्रीट करने लगा, मगर एल्डर लॉन्ग उसे कम्प्लीटली इग्नोर करते हुए बस मियार के साथ ही बात करने लगे। और ये चीज यांग ने भी नोटिस की, मगर उसे एल्डर लॉन्ग के इस रूखे बिहेवियर का रीजन समझ नहीं आ रहा था। इधर मियार उनसे कहने लगी कि मेरा दोस्त हमारी माइनिंग एरिया से कुछ चीजें खरीदना चाहता है, क्या प्लीज आप हमें माइनिंग एरिया में जाने दोगे? वैसे तो ये माइन मियार के फादर की थी, मगर उन्होंने एल्डर लॉन्ग को यहाँ का इंचार्ज बनाया था, इसलिए सारे फैसले वही लेते हैं। एल्डर लॉन्ग कह रहे थे कि
ये बंदा हमारे सेक्ट का नहीं लग रहा। जिस पर यांकाई बताने लगा कि मैं लिंगशाओ पवेलियन का डिसाइपल हूँ। ये सुनते एल्डर लॉन्ग को अब लड़ाई करने का बहाना मिल गया था, क्योंकि ब्लड बैटल क्लैन और लिंगशाओ पवेलियन के आपस में बिल्कुल नहीं बनती। इसलिए एल्डर लॉन्ग मियार से कहने लगी कि ये बंदा तो लिंगशाओ पवेलियन का भेजा हुआ जासूस है और मेरे ख्याल से इस माइनिंग एरिया की सीक्रेट्स जानने आया होगा। जिस पर मियार कहने लगी कि मैं यांकाई को अच्छे से जानती हूँ, उसके जैसा नेकदिल बंदा मैंने आज तक नहीं देखा। ये सुनकर तो एल्डर लॉन्ग को यांकाई पर और ज्यादा गुस्सा आने लगा, क्योंकि मियार उसकी तरफदारी कर रही थी। इधर यांकाई को भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग किलिंग इंटेंट महसूस होने लगा, इसलिए वो भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है और उसी वक्त एल्डर लॉन्ग ने उस पर जोरदार हमला कर दिया, जिस वजह से यांकाई बुरी तरह से घायल हो चुका था। साथ ही साथ वो समझ जाता है कि इस बुढ़ाओ ने उसकी वाइटलिटी को भी सील कर दिया है। एल्डर लॉन्ग काफी ज्यादा पावरफुल था, मगर उतना ही बड़ा कमीना भी। इधर लॉन्ग ने यांकाई पर जंप लगा दी थी और यांकाई अपनी वाइटलिटी को आजाद करने की कोशिश कर रहा था। वो अपनी पूरी ताकत का यूज करते हुए उस एंशिएंट घोस्ट को समन कर लेता है और उसने बाहर आते ही एक ही सेकंड के अंदर एल्डर लॉन्ग की किलिंग मूव को डॉज कर दिया। वहीं पर एल्डर लॉन्ग काफी ज्यादा हैरान हो गया, क्योंकि यांकाई ने उसकी सबसे पावरफुल स्पिरिट बाइंडिंग टेक्निक को ब्रेक कर दिया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस बॉडी टेम्परिंग रेल्म वाले बंदे में इतनी पावर्स कहां से आ गई। वो खुद से ही कहने लगा कि अगर ये बात फैल गई तो मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी। अब तो मुझे इसे हराना ही होगा। इसलिए वो एक सेकंड अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, मगर उसी वक्त यांकाई को बचाने के लिए मियार बीच में आ गई, तो एल्डर लॉन्ग को ना चाहते हुए भी अपने अटैक को रोकना पड़ा। वो कह रहा था कि माइनिंग में हम किसी आउटसाइडर को घुसने नहीं देते। अगर यहाँ कोई दूसरे सेक्ट का बंदा आएगा तो उसे खत्म करने का ऑर्डर तुम्हारे फादर ने दिया था। अब उनकी बातें सुनकर मियार भी गुस्सा हो गई। वो कह रही थी कि यांकाई मेरा दोस्त है और मैं कभी हमारे क्लैन में किसी दुश्मन को लेके नहीं आऊंगी। ये सब सुनकर लॉन्ग समझ गया कि मियार के सामने वो यांकाई को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, इसलिए वो चुपचाप से वहाँ से जाने लगा। मगर उतने में यांकाई कहता है, सीनियर आपने मुझ पर बेवजह जानलेवा हमला किया है और मैं कभी कोई फाइट अधूरी नहीं छोड़ता, इसलिए सिर्फ 5 ही सालों में मैं आपका एक कर्ज उतार दूंगा। आई होप उस वक्त आपको मेरे साथ फाइट करने में कोई एतराज नहीं होगा। तो एल्डर लॉन्ग गुस्से में कहने लगा कि बच्चे 5 साल बहुत लंबा टाइम होता है। मैं उम्मीद करूंगा कि तब तक तुम इस बेरहम दुनिया में सरवाइव करो। अब लॉन्ग के वहाँ से जाते ही मियार यांकाई से माफी मांगने लगी। वो कह रही थी कि मुझे लगाया नहीं था यहाँ आने के बाद इतना बड़ा मसला होगा, वरना मैं कभी तुम्हें यहाँ लेकर नहीं आती। जिस पर यांकाई कहता है कि यहाँ जो भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, और वैसे भी मैंने ही तुम्हें यहाँ आने के लिए कन्विंस किया था। यांकाई दिल में ही सोच रहा था कि लॉन्ग के हाथों में मरने वाला था, मगर अच्छा हुआ कि उस एंशिएंट घोस्ट ने यहाँ आकर मुझे प्रोटेक्ट किया। मेरे ख्याल से वो एंशिएंट घोस्ट जरूर से प्राउड बोन गोल्डन बॉडी से कनेक्टेड है। इधर मियार कह रही थी कि तुम यही रुको, मैं बस 2 मिनट में वापिस आती हूँ। वही दूसरी तरफ हम एल्डर लॉन्ग के ग्रैंडसन को देखते हैं, जो अपने ग्रैंडफादर से कह रहा था कि आपने इस बंदे को पहले ही स्ट्राइक में खत्म कर देना चाहिए था। जिस पर लॉन्ग जवाब देते हुए कहने लगा कि इस बंदे को मारना तो एक मक्खी को मारने जितना आसान है, मगर फिर मियार मुझसे हमेशा के लिए नफरत करेगी। जिस पर वो बंदा कहने लगा कि यांकाई को खत्म करना जरूरी है, वरना वो मेरे सामने ही मियार को मुझसे छीन लेगा। ये सुनकर लॉन्ग उस पर काफी ज्यादा भड़क गया। वो कह रहा था कि इतने सालों में तुम अपने ग्रैंडफादर से कुछ नहीं सीखे, तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं कि लड़कियों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। तुम्हें मियार पसंद है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं खुद उसे तुम्हारे बिस्तर पर लेके आऊंगा। तुम्हें कुछ भी करके उस बंदी का दिल जीतना ही होगा। ब्लड बैटल क्लैन के लीडर की बस 2 बेटियां हैं, जियार और मियार। अगर तुम और तुम्हारा बड़ा भाई इन दोनों से शादी कर लो तो ब्लड बैटल क्लैन के सारे एसेट्स हमारे हो जाएंगे। जिस पर वो बंदा कहने लगा कि आप बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं मियार को काफी अच्छे से हैंडल कर लूंगा। इधर मियार यांकाई के लिए फ्लेमस्टोन के सीड्स लेकर आ गई थी। यांकाई सोचता है कि इस बंदी ने सिर्फ मेरे खातिर उस लॉन्ग से ही पंगा लिया, साथ ही इसने पहले भी मुझे प्रोटेक्ट किया है, इसलिए यांकाई उसे माइनिंग एरिया से बाहर लाकर बताने लगा कि तुमने मेरी बहुत ज्यादा मदद की है, इसलिए मैं भी तुम्हें एक राज की बात बताना चाहूंगा। मेरा जहाँ पर पाव है ये पोजीशन याद रखो, यहाँ से 70 जैंग तक माइनिंग करो और फिर वहाँ तुम्हें एक एनर्जी का सोर्स मिलेगा जो कि यांग फ्लेमस्टोन से 1000 गुना ज्यादा प्योर है। मेरे ख्याल से एनर्जी सोर्स इस जगह का ओरिजिन है। ये सब सुनकर तुम यार काफी ज्यादा हैरान हो गई, क्योंकि यांग ने उसे एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताया था। अब यांग कहता है कि मैंने भी सेक्ट में वापस चलना चाहिए, और हाँ तुम भी उस एनर्जी सोर्स का सीक्रेट जल्दी से किसी को मत बताना, वरना लोग उसका गलत फायदा उठाएंगे। यांकाई ने डिसाइड कर लिया था कि वो अब जल्दी से कायुन रेल्म पर ब्रेक थ्रू करेगा, जिसके बाद उसने ट्रैप ड्रैगन स्ट्रीम में कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर दी, मगर उसे बार बार एल्डर के ही विजन आ रहे थे। वो खुद से ही कहने लगा कि एल्डर लॉन्ग मुझे इतनी आसानी से जाने नहीं देगा, ब्रेक थ्रू करने के बाद ही मैं उसका मुकाबला कर पाऊंगा। मगर 10 दिनों से यांकाई बिल्कुल भी लेवल अप नहीं कर पा रहा था। वो अभी भी बॉडी टेम्परिंग की 90 लेवल पर स्टक है। वो कहने लगा कि शायद मुझे
मुझे थोड़ी और यांग एनर्जी की जरूरत है। और तभी वो देखता है कि मियार ने दिए हुए सीड्स के वाइन्स पर अब काफी सारे फ्रूट्स लग चुके हैं, जिन्हें देख यांकाई खुद से ही काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो गया। उससे ज्यादा तेजी से तो ये पेड़ पौधे ग्रो कर रहे थे। जिसके बाद यांकाई ने तुरंत ही एक फ्रूट को कंज्यूम कर लिया। ये फ्रूट उसकी बॉडी में मौजूद यांग एनर्जी को काफी अच्छे से नरिश कर रहे थे। यांग सोचता है कि अगर मैं ऐसे ही इसे कंज्यूम करता गया तो जल्दी ब्रेक थ्रू कर लूंगा। और तभी अचानक से उसकी बॉडी से यांग एनर्जी रिलीज होना शुरू हो गई। वहीं पर शिया चुपकर ये सब देख रही थी। वो कहने लगी कि यांकाई की एनर्जी अब उसके पीक पर पहुंच चुकी है, लेकिन जैसे वो ब्रेक थ्रू करनी चाहिए केवल एनर्जी उसे रोक लेती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो यांकाई के इनर डीमन अवेकन हो जाएंगे और ये बंदा तो बस बॉडी टेम्परिंग की 9वीं लेवल पर है। ये चाहकर भी अपने इनर डीमन के साथ फाइट नहीं कर पाएगा। अब शायद एल्डर मेंग ही यांकाई की मदद कर सकते हैं। जिसके बाद वहाँ से जा रही थी कि तभी यांकाई की बॉडी से वो कोल्ड इवल एनर्जी रिलीज होने लगी। उससे तो यांकाई दर्द के मारे तड़पने लगा और ऐसी हालत में शिया उसे अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। यांग कह रहा था कि पता नहीं मेरे साथ ये क्या हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि मेरी बॉडी में दो एनर्जी फोर्सेस आपस में ही फाइट कर रही हो और उनकी इसी फ्लक्चुएशन की वजह से मेरा कल्टीवेशन पर कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा। इधर शिया देखते ही कि यांकाई का फाइटिंग स्पिरिट अब पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। वहीं पर यांकाई भी उठ गया। वो कहने लगा कि अब मुझे जल्दी से किसी के साथ फाइट करनी होगी, तभी जाके मैं इन पावर्स को रिलीज कर पाऊंगा। इधर शिया कहती कि यही सही वक्त है यांकाई के साथ फाइट करने का, इसलिए उसने तुरंत ही यांकाई पर छलांग लगा दी। वहीं पर यांकाई भी बिना कुछ सोचे समझे उसके साथ भिड़ गया। वो कहने लगा कि बहुत बढ़िया, तुम मुझसे काफी ज्यादा पावरफुल हो, शायद तुम्हारे साथ फाइट करके मैं अपनी कॉम्बैट स्किल को इम्प्रूव कर पाऊंगा। उन दोनों के फाइट के दरमियान शिया सोच रही थी कि मैं काइयून रेल्म के 3rd लेवल पर हूँ, मगर फिर भी यांकाई पर मेरी पावर्स का ज्यादा कुछ असर नहीं हुआ। और उसी वक्त शिया ने उसकी चेस्ट पर एक जोरदार लात मारते हुए इसे काफी पीछे ढकेल दिया। इस एक ही लात में यांकाई को थोड़ा सा होश आने लगा। वो कहता है तुम तो एक लड़की हो, मगर फिर भी तुमने मुझे इतनी जोरों से लात मार दी। जिस पर शिया कहती कि मैं लड़की हूँ तो क्या हुआ, मैं तुमसे 1000 गुना ज्यादा पावरफुल हूँ। अब शिया एक बार फिर से उस पर हमला करने चली गई तो यांकाई भी तुरंत ही उसके साथ फाइट करना शुरू कर देता है। उसने अपनी यांग एनर्जी का यूज करते हुए शिया पर एक जोरदार अटैक करने की कोशिश की, मगर शिया बड़ी ही चालाकी से उसे जमीन पर पटक देती है, जो देखकर यांकाई को गुस्सा आ गया। वो कहने लगा कि तुम अपने पावर्स का यूज करके मेरे साथ खिलौने जैसा बर्ताव कर रही हो, अब तो तुम गई काम से। शिया देखते ही कि अब यांकाई थोड़ा सा नॉर्मल हो चुका है, इसलिए वो तुरंत ही वहाँ से भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी यांकाई ने उसका रास्ता रोक लिया। उसकी फाइटिंग स्पिरिट एक अलग ही पर्सनैलिटी थी, वरना तो यांकाई कभी ऐसे बर्ताव नहीं करता। वो कहता है बता लड़की, तुम्हें यहाँ किसने भेजा, मगर शिया उस पर अटैक करते हुए वहाँ से भाग निकली। अब यांकाई भी पूरी तरह से होश में आ चुका था। वो समझ गया कि उसकी मदद सीनियर शिया ने की थी। जिसके बाद वो यांग स्ट्रीम के पास कल्टीवेट करने बैठ जाता है। वो कहता है कि जब भी मैं लेवल अप करने की कोशिश करता हूँ वो कोल्ड एनर्जी मुझे रोक देती है। मेरे ख्याल से वो कोल्ड एनर्जी उसी प्राउड बोन गोल्डन बॉडी से आती होगी। उस ईवल पार की एनर्जी तो काफी ज्यादा डोमिनेटिंग है, इसे तो मेरी यांग स्क्रिप्चर भी सप्रेस नहीं कर पा रही। जिसके बाद यांग का अर्थ एंड हेवन की एनर्जी को अपनी बॉडी में एब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है। ये एनर्जी उसकी बॉडी को पूरी तरह से क्लींस कर देगी और ये अपॉर्चुनिटी बहुत ही कम मार्शल आर्टिस्ट को नसीब होती है। अब जितनी यांकाई की इस यूनिवर्स की एनर्जी को समझने की एबिलिटी होगी वो उतनी ही ज्यादा पावर्स को एब्सॉर्ब कर पाएगा। अब हम देख पाते हैं कि उसने ढेर सारी एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर समा लिया है, जिसके चलते यांकाई ने ब्रेक थ्रू कर लिया था। वहीं पर शिया ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो गई। उसने सही वक्त पर जाके यांकाई के साथ फाइट की और उसी वजह से यांकाई के अंदर मौजूद कोल्ड एनर्जी सप्रेस हो गई थी। और तभी शिया देखती कि वहाँ पर सेक्ट लीडर पहुँच चुके हैं, इसलिए शिया ने तुरंत ही उन्हें ग्रीट किया। जिस पर वो कहने लगे कि तुम मेरे डायरेक्ट डिसाइपल नहीं हो तो प्लीज ये फॉर्मेलिटीज मत किया करो। जिस पर शिया कहने लगी कि आप और मेरे मास्टर मेंग काफी अच्छे दोस्त हैं, तो उस हिसाब से आप भी मेरे मास्टर हो। जो सुनकर एल्डर हंसने लगे। वो कहते कि एल्डर मेंग वाकई किस्मत वाला है जो उसे तुम्हारी जैसी काबिल डिसाइपल मिली। मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम अपने मास्टर को कभी निराश नहीं करोगी। वैसे डिसाइपल्स के मामले में मेरी किस्मत अच्छी नहीं है। और अब वो फिर से पुरानी बातें सोचकर मायूस हो गए। और तभी उनकी नजर पड़ी यांकाई पर। वो देखते कि उसके आसपास बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज हो रही है, तो उन्होंने तुरंत ही अपने पावर्स का यूज करते हुए उस जगह को सील कर दिया ताकि यांकाई को कल्टीवेट करने में कोई परेशानी ना हो। ये देख शिया सोचती कि सेक्ट लीडर तो यांकाई की काफी ज्यादा फिक्र करते हैं। एल्डर कह रहे थे कि ये बंदा बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है, मैं नहीं चाहता कि लोग इस पर हमला करके इसे नुकसान पहुँचाए। तो शिया उनसे पूछने लगी कि सीनियर क्या आप यांकाई को पसंद करते हो, क्योंकि मैंने नोटिस किया कि आप उसे प्रोटेक्ट कर रहे हो। जिस पर वो कहते कि बच्ची तुम भी तो वही कर रही हो। ये सुनकर शिया शर्माने लगी। वेल सेक्ट लीडर ने उसका मन पढ़ लिया था। वो कहते चलो हम देखते कि
इस बंदे ने कहा तक प्रोग्रेस की है। जिसके बाद ये दोनों भी उस बैरियर के पास पहुंच गए। ये लोग देखते हैं कि यांकाई ने काफी सारी हेवनली एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है। वहाँ बैरियर होने के बावजूद भी शिया को उस एनर्जी का फ्लक्चुएशन फील हो रहा था और उतने में ही उस स्ट्रीम से एक बहुत ही पावरफुल फायर फिनिक्स यांकाई की बॉडी में समा जाता है। इधर से एक लीडर ने भी अपना बैरियर हटा दिया था। वो शिया से कहते हैं कि यांकाई को देखने से पहले ही मुझे यहाँ से जाना होगा। अब उनके जाने के बाद शिया छुप कर देखती कि यांकाई ने काइयून की सेकंड लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लिया है। वो कह रही थी कि मेरे मास्टर हमेशा मेरी कल्टीवेशन स्पीड की तारीफ करते आए हैं। अच्छा हुआ उन्होंने यांग की कल्टीवेशन को नहीं देखा। इधर यांग का काइयून रेल्म की सेकंड लेवल से सीधा थर्ड पर पहुंच चुका था, जो देख शिया को टेंशन आने लगा। वो कहती प्लीज चौथी लेवल पर मत जाओ वरना हम दोनों बराबरी के लेवल पर आएंगे। इधर यांकाई ने भी कल्टीवेशन रोकते हुए वो सीधा घर की तरफ रवाना हो चुका था, मगर रास्ते में उसे सुमो के चिल्लाने की आवाजें आने लगी। वो सोचता है कि पता नहीं सुमो दोबारा से मार क्यों खा रहा होगा, जरूर से इंटरनल सेक्स चैलेंज है। मगर सुमो की आवाजों से तो ऐसा लग रहा है कि सुमो को कोई बड़ी ही बेरहमी से कूट रहा हो। जिसके बाद यांकाई तुरंत ही अरीना में पहुंच गया, जहाँ पर सुमो की दोस्त कुछ डिसाइपल के साथ बहस कर रहे थे। मगर यांकाई के वहाँ आते ही वो सभी लोग खामोश हो गए थे। वही अरीना में सुमो उस बंदे पर जबरदस्त अटैक कर रहा था, मगर उस बंदे पर सुमो के अटैक का कोई असर नहीं होता। उल्टा वो बंदा ही सुमो पर पावरफुल पंचेस की बारिश करते हुए उसे काफी दूर ढकेल देता है। वहाँ मौजूद डिसाइपल्स अपने अपने सीनियर्स को चीयर्स कर रहे थे ताकि उनमें नया जोश भर जाए। इधर वो बंदा सुमो से कह रहा था कि अरे यार फाइट तो अभी शुरू हुई है, मगर तुमने इतनी जल्दी हार मान ली। ये सुनकर सुमो उस पे दोबारा से हमला करने चला गया। यांकाई देखता है कि सुमो उस बंदे पर तगड़े अटैक्स करने के बावजूद भी उस बंदे पर जरा भी असर नहीं हो रहा था। अब ऐसा भी नहीं कि सुमो पहले जैसा कमजोर है, उसने भी काइयून की सेकंड लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लिया था, मगर फिर भी ऐसा लग रहा था कि मानो उसके सारे अटैक्स फेल हो रहे हैं। उनकी एनर्जी को महसूस करके यांकाई समझ गया कि ये दोनों भी कल्टीवेशन की सेम लेवल पर हैं, तो फिर इनकी ताकत भी सिमिलर होनी चाहिए। मगर यहाँ पर तो सब उल्टा हो रहा था। कॉम्बैट में सेम लेवल पर इतना बड़ा डिफरेंस कभी भी नहीं हो सकता। इसलिए यांकाई सीधा यूनटियन के पास चला जाता है। उससे पूछ रहा था कि इन दोनों की ताकत तो सेम होनी चाहिए, फिर सुमो इस बंदे के हाथों इतनी बुरी तरह से क्यों पीट रहा। जिस पर यूनटियन बताता है कि ये बंदा काइयून रॉन की थर्ड लेवल पर है और यंग मास्टर सुमो सेकेंड लेवल पर है, मगर फिर भी उन्होंने इस बंदे को काफी तगड़ी टक्कर दी। देखा जाए तो एक फ्रेंडली फाइट होनी चाहिए थी, मगर ये बंदा तो आपसी दुश्मनी निकालने में बिजी है। दरअसल उस बंदे ने डिफेंसिव ट्रेजर आर्मर पहन के रखा है, भला इसी फ्रेंडली फाइट में इतनी तैयारी कौन करेगा। अब यांकाई ने तो इस डिफेंसिव ट्रेजर के बारे में पहली बार सुना था। तभी यूनटियन उसे बताने लगा कि इस बंदे का नाम है जैंग और ये हमारे सेक्ट के ग्रैंड एल्डर का ग्रैंडसन है। ये ट्रेजर उसे उसके ग्रैंडफादर ने प्रोटेक्शन के लिए दिया था, मगर ये बंदा उसका गलत फायदा उठाते हुए सुमो पर अटैक कर रहा है। यूनटियन बता रहा था कि जैंग ने इस ट्रेजर का यूज करके न जाने कितने ही मैचेस में अपनी जीत हासिल की है। ये बंदा चीटिंग करके दूसरे डिसाइपल के सारे कंट्रीब्यूशन पॉइंट छीन लेता है। जिस पर यांकाई कहता है अच्छा तो ये है अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद। यांकाई सोच रहा था कि सुमो की ग्रैंडफादर भी इसी सेक्ट के एल्डर है, मगर फिर भी ये बंदा उस पर बुरी तरह से अटैक कर रहा। ऐसा लगता है कि इस बंदे को किसी बात का डर नहीं, वरना कौन ही ऐसे फ्रेंडली मैचेस में डिफेंसिव ट्रेजर का यूज करेगा। वहीं पर सुमो और जैंग एक दूसरे पर लगातार अटैक कर रहे थे, मगर उनमें से कोई भी हार मानने के लिए तैयार नहीं। इधर यूनटियन यांकाई को बता रहा था कि दरअसल इन दोनों के ग्रैंडफादर्स की आपस में बिल्कुल भी नहीं जमती और आज इस जैंग को सुमो को पीटने का मौका मिला, इसलिए वो अपनी हर एक ब्रूटल टेक्निक को अपना रहा है। ऐसा ही चलता रहा तो सुमो बुरी तरह से घायल हो जाएंगे। प्लीज सीनियर हमारे यंग मास्टर को बचाने की कोशिश करो, नहीं तो वो बंदा अपने ट्रेजर पार का यूज करते हुए सुमो की मेरिडियंस को ब्रेक कर देगा। जिस पर यांकाई कहता है यूनटियन ये दुनिया ऐसी है, यहाँ पर कमजोरों का शिकार किया जाता है और वहीं पर स्ट्रॉन्ग लोग रूल करते हैं। इधर सुमो बुरी तरह से घायल हो गया था तो जैंग उसके सीने पर एक लात मारते हुए उसे नीचे पटक देता है, जिसके बाद वो सुमो पर बहुत ही पावरफुल पंचेस से अटैक करने लगा। ऐसा लग रहा था कि वो अपनी खानदानी दुश्मनी का सारा बदला सुमो से ले रहा है। इधर सुमो के जूनियर डिसाइपल तुरंत ही उसे बचाने के लिए अरीना की तरफ भागने लगे, मगर जैंग के चमचे उनका रास्ता रोक लेते हैं। वो कहने लगे कि एक इंटरनल चैलेंज है और इसमें कोई भी दूसरा बंदा इंटरफेयर नहीं कर सकता, लेकिन अपनी मास्टर को पीटता हुआ देखकर शायद तुम ये नियम भूल चुके हो। चलो अब जल्दी से अरीना के बाहर चले जाओ। इधर जैंग कह रहा था कि आज मैं काफी अच्छे मूड में हूँ, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तुम लोगों की बात मान लेनी चाहिए, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे सामने घुटनों पर आना होगा। अपना सिर मेरे सामने एकदम अच्छे से झुका कर रहम की भीख मांगो, तब शायद मैं तुम्हारे यंग मास्टर को जिंदा छोड़ दूं। तभी सुमो अपने बंदों से कहने लगा कि कोई भी इसके सामने अपना सिर नहीं झुकाएगा। ये सुन के तो जैंग ने उसके मुंह पर एक जोरदार चमाट
वाट मार दी। सुमो की ऐसी हालत उसके दोस्तों से देखी नहीं जा रही थी, इसलिए वो अपने दिल पर पत्थर रख के जैंग के सामने घुटने टेक देते हैं, जो देखकर तो जैंग को काफी ज्यादा मजा आ रहा था। इधर यांकाई तो ये सब देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि सुमो के दोस्त उसे इतना ज्यादा पसंद करते हैं। इन लोगों ने तो सुमो को बचाने की खातिर अपनी रिस्पेक्ट को भी कुर्बान कर दिया। वहीं पर जैंग सुमो का गिरेबान पकड़ते हुए कहने लगा कि अरे वाह, तुमने तो अपने कुत्तों को काफी अच्छी ट्रेनिंग दी है। देखो ना, वो तुम्हारे साथ कितने ज्यादा वफादार है। तुम्हें बचाने के लिए वो सीधा घुटनों पर आ गए। मगर सिर्फ नील करने से इनकी वफादारी साबित नहीं होगी। अगर वाकई इन्हें अपने यंग मास्टर को बचाना है तो मेरे सामने रहम की भीख मांगनी होगी। तो यूनटेन कहते हैं, सीनियर जैंग प्लीज हमारे यंग मास्टर पर रहम करो, हम आपके सामने रहम की भीख मांगते हैं। इतना कहकर उन तीनों ने अपना माथा उसके सामने टेक दिया, जो देखकर यांकाई भी काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था। वो कहता है कि जरूर से सुमो में कोई रिमार्केबल क्वालिटीज होगी, इसी वजह से तो ये बंदे उसके साथ इतने लॉयल है। और तभी जैंग अपने चमचों को हुक्म देता है कि जिसने भी सुमो के लिए रहम की भीख मांगी उसे घायल कर दो, ताकि ये लोग कभी दूसरों की फाइट में इंटरफेयर ना करे। साथ ही साथ उसने सुमो पर एक लात मारते हुए उसे काफी दूर उड़ा दिया था। वहीं पर जैंग के लोगों ने सुमो के दोस्तों की पिटाई करना शुरू कर दी और अब उसी वक्त यांकाई अरीना में दाखिल हो गया। जैंग के चमचे ने उस पर हमला कर दिया था, मगर यांकाई एक ही लात में उसे दूर पटक देता है और उसकी इसी मूव ने जैंग का ध्यान खींच लिया। वो सोचता है कि ये बंदा तो सुमो का दोस्त भी नहीं है, फिर ये बीच में क्यों आया। इधर यांकाई सीधे जाकर सुमो की इंजरीज को चेक करने लगा, जो देख जैंग उससे कहने लगा कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे ही सामने मेरे अपोनेंट की इंजरीज को चेक करो। तब तक सुमो के दोस्त आकर उसे उठाकर साइड में ले जाने लगे। वहीं पर यांकाई जैंग से कह रहा था कि सीनियर आप तो काफी ज्यादा पावरफुल हो, तो क्यों ना आप 2-4 टेक्निक मुझे भी सिखाओ। जिस पर जैंग कहने लगा कि अरे तू तो एक मामूली सा ट्रायल डिसाइपल है, लेकिन फिर भी तूने एक यंग मास्टर को फाइट के लिए चैलेंज किया। बच्चे, क्या किसी ने तुझे औकात में रहना सिखाया नहीं? जिस पर यांकाई कहने लगा कि हमारी इस सेक्ट का रूल है कि कल्टीवेशन की सेम लेवल पर होने के बाद हम एक दूसरे को चैलेंज कर सकते हैं, फिर वो ट्रायल डिसाइपल हो या फिर कोर डिसाइपल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस पर जैंग कहने लगा कि बच्चे, मैं कायुन रंग की 3rd लेवल पर हूँ, जरा अपनी कल्टीवेशन लेवल बताएगा तू? जिस पर यांकाई जवाब देते हुए कहने लगा कि सीनियर मैं भी कायुन की 3rd लेवल पर पहुँच चुका हूँ। अब ये सुनकर वहाँ मौजूद हर एक डिसाइपल शॉक हो गया। वो कहने लगे कि पिछली बार जब हमें यांकाई ने पीटा था तब वो बॉडी टेम्परिंग की 9वीं लेवल पर था, फिर महज 10 दिनों में कायुन रेल्म पर कैसे पहुँच गया। इधर यांकाई कह रहा था, सीनियर मैं आपके साथ फाइट करने के लिए क्वालिफाइड हूँ। जो सुनकर जैंग भी फाइट के लिए तैयार हो गया। वो कह रहा था कि अगर तुझे मौत से डर नहीं लगता तो तू मेरा मुकाबला करेगा। जिस पर यांकाई तीखा जवाब देते हुए कहने लगा कि सीनियर मैं भी उम्मीद करता हूँ कि आपको भी मौत से ज्यादा डर नहीं लगता होगा। जिसके बाद यांकाई सीधे जाकर उसके सीने पर एक जोरदार पंच हिट कर देता है, लेकिन जैंग के आर्मर ने ही यांकाई को काफी पीछे ढकेल दिया। जो देख यांकाई सोच रहा था कि मैंने अपने ट्रू यांग एनर्जी का यूज करते हुए इस बंदे पर हमला किया था, लेकिन इसे घायल करने के बजाय मैं खुद ही इंजर्ड हो गया। और तभी जैंग उस पर मल्टीपल पंचेस हिट करते हुए उसे दूर पुश कर देता है। वो कह रहा था, लड़के तूने औकात में रहना चाहिए था। वेल मैं अच्छे से जानता हूँ कि तू मुझे कभी हरा नहीं सकता, इसलिए मैं अभी भी तुझे एक मौका देता हूँ, मेरे सामने घुटने टेक दे। मगर यांकाई तो बड़ी स्टाइल के साथ अपनी गर्दन चटका रहा था। जिसके बाद वो अपनी यांग पावर को एक्टिवेट करते हुए सीधा जैंग की तरफ आगे बढ़ने लगा। उसने अपनी यांग एनर्जी का यूज करते हुए बहुत ही शार्प डैगर क्रिएट कर लिया था और फिर उसने बड़ी ही तेजी के साथ जैंग पर अटैक कर दिया। जैंग कहता है, बच्चे तू मुझे हरा नहीं सकता, इस आर्मर के होते हुए तो बिल्कुल नहीं। लेकिन तभी वो देखता है कि यांग के अटैक ने उसके आर्मर को डैमेज कर दिया है, जिससे वो काफी ज्यादा डर गया था। वो समझ गया कि अब इस आर्मर के ब्रेक होने की वजह से उसके ग्रैंडफादर उसे पनिश करेंगे। साथ ही साथ वो ये फिगर आउट नहीं कर पा रहा था कि यांकाई ने उस पर कौन सी टेक्निक का यूज किया है, इसलिए वो अपनी इज्जत बचाने के लिए कहने लगा कि यांकाई ने हिडन वेपन का यूज करके मुझ पर हमला किया है, ये बंदा मेरी जान लेने की कोशिश कर रहा था। तो यांकाई सबको बता देता है कि मैंने किसी हिडन वेपन का यूज नहीं किया, और वैसे भी इंटरनल मैचेस में मौत का खतरा तो बना रहता है, इसलिए दम है तो मेरा मुकाबला करो, वरना मैं ये समझ लूंगा कि ग्रैंड एल्डर का पोता एक लूजर है। जो सुनते ही जैंग ने उस पर अटैक करना शुरू कर दिए, मगर यांकाई उसके हर एक अटैक को डॉज करने लगा। साथ ही साथ उस बंदे के आर्मर को भी डैमेज करने की पूरी कोशिश कर रहा था, जो देखकर जैंग काफी ज्यादा भड़क जाता है। इसलिए वो सीधा यांकाई का मुंह तोड़ने के लिए उसके पास चला गया, और यही तो उसने सबसे बड़ी गलती कर दी थी। उसके करीब आते ही यांकाई ने उसके आर्मर में अपना डैगर घुसा दिया। वो एकदम कूल अंदाज में कहने लगा कि सीनियर आपका ये ट्रेजर तो नकली था, देखो ना मेरा डैगर उसे मक्खन जैसे काट रहा है। वहीं पर जैंग रोंदू सी शक्ल करते हुए कहने लगा कि तू मुझे मार नहीं सकता, शायद तू जानता नहीं कि मेरे ग्रैंडफादर यहाँ के एल्डर है, अगर तूने मुझे घायल भी किया तो
लिंगशाओ सेक्स से तुझे निकाला जाएगा। जिस पर यांग कहने लगा, तुम्हारे जैसे लूजर हमेशा अपने एल्डर्स के भरोसे ही जिंदा रहते हैं। अब तो मैं देखना चाहूंगा कि तेरे ग्रैंड एल्डर में कितना दम है। वो अपना डैगर जैंग के और अंदर घुसा रहा था। जो देख जैंग कह रहा था कि अगर तुमने मुझे हर्ट करने की हिम्मत की तो तुम मारे जाओगे। तो यांग उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगा कि ओहो, वो तो मैंने ऑलरेडी कर ली है। यहाँ पर हमें यांग का एक अलग ही एटीट्यूड नजर आता है। वो जैंग से कह रहा था कि मैं मौत से नहीं डरता। और रही बात पनिशमेंट की, तो अगर इंटरनल चैलेंज में कोई मारा जाए तो सेक्ट के लोग उसे पनिश नहीं करते। वहीं पर जैंग सोच रहा था कि ये बंदा तो बहुत ही ज्यादा भयानक है, शायद आज मैं इसके हाथों मारा जाऊंगा। वहीं पर यांग का ईवल स्माइल करते हुए कहने लगा कि सुमो तुझसे 1000 गुना ज्यादा अच्छा है, मगर फिर भी तूने अपनी सीक्रेट ट्रेजर का यूज करते हुए उसे जलील किया। अगर तेरा ये आर्मर निकाला जाए तो तेरी कोई औकात नहीं। तो चल अब सबके सामने ये बात कबूल कर, सबको बता दे कि तुझ में और सुमो में कितना फर्क है। तो जैंग तुरंत ही अपनी जान बचाने के लिए जोर से कहने लगा कि सुमो मुझसे ज्यादा पावरफुल है। अगर मेरे पास ये आर्मर नहीं होता तो शायद सुमो मुझे हरा देता। साथ ही साथ यांग का जैंग के चमचों से कह रहा था कि अगर अपने मास्टर को बचाना चाहते हो तो मेरे सामने नील करो। वैसे भी मैं आज काफी ज्यादा अच्छे मूड में हूँ, तो शायद तुम्हारे मास्टर को जिंदा छोड़ दूंगा। जो सुनकर जैंग सोचने लगा कि ये बंदा तो मेरे ही डायलॉग का यूज कर रहा है। वहीं पर जैंग के चमचे बिल्कुल भी नील डाउन करने के लिए तैयार नहीं थे। तो यांग का कहने लगा, देखो ये तुम्हारी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते, तुम चाहे जियो या मरो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जैंग तुरंत ही अपने चमचों को धमकाने लगा। वो कहने लगा कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे ग्रैंडफादर तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो लोग तुरंत ही अपनी जान बचाने के लिए यांग के सामने सिर पीटने लगे। वो कह रही थी, प्लीज हमारे यंग मास्टर को जिंदा छोड़ दो। वहीं पर यांग जैंग से कह रहा था कि देख लिया ना, यही फर्क है तेरे और सुमो के दरमियान। और इसी के साथ ही जबरदस्त एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।